मेरी 15 साला दुल्हन बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड आए ही नहीं थे कि उस लड़की की शादी कर दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम थी। मैं उसके करीब जाकर बेड पर बैठा और उसके होंठों पर हाथ रखा तो वो उछलकर पीछे हट पड़ी और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तो सुना था शोहर शादी की रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होता है। ये सुनकर वो थोड़ा डर गई थी। अब मुझे भी अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसके छोटे से वजूद को मैंने अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसे बेड पर लिटाकर मेरी मर्जी के खिलाफ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं भी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि आलिया की बहुत ही कम उम्र थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक ना देखी। इतनी कम उम्री लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। आलिया जो कि मेरी भाभी की ही बहन थी, तो मेरी अस्मा भाभी की बहन आलिया से मेरी शादी कर दी गई। अब इस वक्त कमरे में आलिया दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम और मुलायम गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होंठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, हाथ पीछे करो अपना। तो मैं भी झटके से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे? अब बीवी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के बाद शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हारी चीखें निकलवा के रख दूंगा। होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे, जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर वो सब कुछ। मैं उससे भी ये कह ही रहा था कि वो मेरी बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड से खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसके बराबर को खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया, बेशर्मी तो अब बहुत सी हो गई। मिस आलिया, इस बेशर्मियों के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात क्या क्या होता है। तो आलिया कहने लगी कि मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना। मुझे भी पता है कि शादी की रात शोहर क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, शोहर ऐसा क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस कदर वो भोली थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता हो। कहने लगी, शादी की रात को शोहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि फिर शोहर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि उसके माँ अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उनकी खिदमतें करना और उनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। तुम्हें तो सब पता है, कम उम्री में ही तुम बहुत समझदार हो। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने फिर सर झटका और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? तो वो कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता उसको घूर रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा कि असल खेल तो शादी के बाद लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ उसके पूरे वजूद पर, वो मेरा हाथ अपने जिस्म में महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुन के हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम कपड़े चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर छोटी सी चुटकी काट कर कहा था। वो बहुत घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइटी उठाकर दी और कहा, ये पहन कर आओ, और वो नाइटी लेकर वॉशरूम चली गई। चेंज कर कर आई तो मेकअप धुल चुका था और उस वक्त जालीदार नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा वजूद उस नाइटी में अया हो रहा था। फिर वो अपने खुले बालों की चुटियां बनाने लगी थी। तो मैंने उससे कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही छोड़ दो, ये खुले बाल ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा, उसे अपने पास किया। उस वक्त कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने कहा, हाँ मिस आलिया, अब तुम तैयार रहना, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा
आ गई थी और कहने लगी, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से क्यों डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है। एक लड़की को मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे इत्मीनान देने के। मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था ताकि आलिया नामी ये लड़की घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों पे ये साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना उनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे आलिया, यूं तो नहीं होगा ना, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखना दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़े जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया तो वो चला उठी, फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप भी ऑन कर गई। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा था, हालांकि मैं बड़ी सख्ती के साथ पेश आया था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने असलम भाई का दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरे भाई को शादी का, उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। असलम भाई के साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाजा खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो साथ लगी रोई जा रही थी। कहने लगी, भाई मुझे आप ही के साथ सोना है। असमा भाभी के साथ लगी, वो रोए जा रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। भाभी आलिया के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, मैं यासिर के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी इस वजह से पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताई? उसने बताया, कुछ नहीं। आलिया तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाके बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, यासिर इससे क्या हुआ है? शादी के वक्त तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था आपको छोटी लड़की से शादी करवाने का, देख ले इसका बचपना, हाथ पकड़ा नहीं ववेला मचा दिया। संभाले आप खुद इसे, ये कहकर मैं अपने कमरे में आके बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं सोता, मेरा भाई गुस्से से तकिया पकड़े मेरे कमरे में आए और जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। मैंने पलट के उनकी तरफ देखा। कहने लगे, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पे? मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगे, मेरी रात काली हो गई है तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? अरे जब 15 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। वो तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं मेरी भी काली हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाएं। ये कहकर मैंने लैंप ऑफ कर दिया और सो गया। भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटों पर करवटें बदले जा रहे थे। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, तुझे नींद आ रही है बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। लेकिन नहीं, अब मजा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है, आगे देखना इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आके आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को झुटला के रखूंगा कि घर से दो बहनें लानी ही नहीं चाहिए और अगले 7 जन्मों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। अगली सुबह भाभी और आलिया दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई। अम्मी नाश्ता बना के रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था, बार बार भाभी को देख रहे थे। भाभी नजर चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। आलिया जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। वो फौरन से घबरा के नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं ताकि वो मेरे करीब और कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमईन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रही और भाई पूरा दिन लॉन में और दुआ कर रहे थे कि 2 घड़ी उनको भी भाभी का साथ नसीब हो जाए। लेकिन मैं बड़ा खुश था, बड़े मजे से अपने कमरे में लेटा रहा। फिर दिल किया दोस्तों में चला
गया। शाम को वलीमे की दावत थी, वलीमा भी हो गया, लेकिन आज भाई भरे हुए बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। आलिया मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबाया और उसके कान के करीब जाकर कहा, कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो तुम वैसे बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। आलिया आज वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल वाली हंसी सारी एक रात में खत्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वलीमा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। भाई ने भाभी को साफ कह दिया कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए वो आलिया को समझा रही थी कि इस तरह से नहीं करते, लेकिन वो अपनी आपी के दोनों हाथ पकड़ के लॉन्च में बैठी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप पापा के घर भिजवा दें, मैं वहां रहूंगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता ना। देखो उस वक्त तो तुम्हें इतराज नहीं था, तुमने कहा था ठीक है तुम्हें शादी पर कोई इतराज नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था कि ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी यासिर के कमरे में। हसन भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे, और वो बार बार नजर चुराकर आले से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि यासिर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहरा दिखाओ, क्या बचपना है आलिया, देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं नापी, प्लीज मुझे घर भिजवा दें, मैं अपने कमरे में ही था, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ये सारा नजारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मड़ोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देख के मैं बड़ा मुतमईन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया, अलमारी में से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर आहिस्ता से अपना तकिया उठाया, बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी, अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है। वो फौरन से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज्यादातर वक्त उसका भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती, लेकिन जैसे ही मैं दुकान से आता मुझे देख के ऐसे हो जाती जैसे सांप सूंघ जाता। भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लतीफे सुनाना। अब्बा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सो जाते तो वो बाहर सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन ऐसे गुजर गए। अम्मा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर असलम और अस्मा जाएंगे, जब वो वापस आ जाएंगे फिर यासिर और आलिया को भिजवाएंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन आलिया बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आप अकेली क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी, मुझे अली के साथ नहीं जाना। भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो असलम भाई के कमरे में जाके सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। जाहिर है मेरी बीवी थी। शुरू में तो अब्बा और असलम भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था वो कमरे में आए, मुझसे बातें करे। कुछ जज्बात है जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर मैं उसे खौफ सदा कर चुका था, वो तो मुझे देखते ही खौफ खाने लगती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे आलिया से अपने रवैये की माफी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। वो उससे वो प्यार और वो सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है, और मैं भी कब तक उससे दूर रह सकता था। आखिर जो होना था वो तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने भाई के कमरे का लॉक घुमाया। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्की सी दस्तक दी, दरवाजा नहीं खोला। मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वो बेखबर बेड पे सोई हुई थी।
उसके बालों की लटी हवास उसके चेहरे पे बिखरी हुई थी, उसके हुस्न को और भी ज्यादा दुबाला कर रही थी। शायद मेरी ही नस्ल बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका है। मेरा गुस्सा तो कब का खत्म हो चुका था। मैं भी चाहता था मेरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। भाई को गए हुए भी 3 दिन हुए थे और मसीह 4 दिन बाद उनकी वापसी थी। फिर मुझे आलिया के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले मैं आलिया के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से आलिया को आवाज दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शीशे को खटखटाया। उठो। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज अम्मा अब्बा के कमरे में ना चली जाए। बामुश्किल ही उसने अपनी खुमार आलूदा आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास देखकर मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया है तुमने, चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो फिर से घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, आलिया अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वो नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आके अपना जी जलाने लगा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद मारी है। अब वो कमरे में खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके सोती थी। अलबत्ता खानों से मेज में मेरे पास बैठ के खाना पड़ता था। माँ बस सामने बैठे होते थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक भाभी थी तो वो उनके साथ बैठती थी। मैंने उससे कहा कि मेरी प्लेट में सालन डाल दो। उसने सालन मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरह से चीखी। बाकी सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नजर डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी पैर को गुस्से से दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की जानिब ले जाने लगा। वो अपना पाँव पीछे करती थी, मैं फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता था। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। जब से भाभी गई हुई थी, सारा काम उसी के सर पर आ गया था। अम्मा से पूछ पूछ के खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब सेहन में थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। रात को जब सब सेहन में थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, ग्लास में डाल के पानी पीने लगा। वो बर्तन धोने में मसरूफ थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपने हसार में ले लिया। वो बुरी तरह से उछली। पीछे पलट के देखा तो मैं उसके कंधे पे अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतनी भागती क्यों हो? शोहर हूँ तुम्हारा। कहने लगी, यासिर मुझे छोड़े। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना, वैसे भी कल भाभी और भाई वापिस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पे भी जाना पड़ेगा। वहाँ क्या करोगी? आलिया, अगर आज तुम कमरे में नहीं आए तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ हनीमून पे जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन के बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं उससे गलत बात क्यों करता था। मेरा ये कहना था कि वो चलाने लगी। मैंने उसे छोड़ दिया। माँ बाप दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, वो कॉकरोच है। माँ कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अभी यही था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया मुझसे दूर होने के लिए उसने ये सब कुछ किया। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई भी आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा थी कि मेरे हाथों में ही नहीं चढ़ रही थी। सबके सोने के बाद वो लॉन्च में तकिया रख के लेट गई थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में आओ। कहने लगी, मैंने नहीं जाना, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चलाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है चलाओ, शौक से चलाओ। ये कह के मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और जबरदस्ती उससे कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की और उसे बेड तक लाया ही था कि भाई के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो अम्मा का दरवाजा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो कहने लगी, अस्मा की तबीयत बहुत खराब है, अम्मा आके देखें उससे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे आलिया को छोड़ना पड़ा। वो भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। भाभी को उल्टी आ रही थी, वो बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने आलिया से कहा कि जाओ नींबू पानी बना के लाओ। वो नींबू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से है, लेकिन डॉक्टर ने मशवरा दिया कि बेड रेस्ट की जरूरत है। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारियां आलिया पे पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने चाहती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन घन चक्कर सी बन जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी थी। फिर इस पे मेरा उसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पे सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, कमरे में सो जाया करो। तो वो कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा, नहीं करूंगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसके काम में मदद भी करवा देता था।
एक दिन मैंने उससे कहा, आलिया मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान ही हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? आप तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूँ। वो कहने लगी, वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। इसलिए कहने लगी, आप जोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे? उस दिन मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा, नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी, खुद बेतकल्लुफ भी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग हो जाती है तो मैं उससे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, आइसक्रीम खिला कर ले आता। काफी अच्छी लड़की थी, मैं मान चुका था कि जाने अनजाने में मैं उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और आलिया को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत मुंतजिर थे कि देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगी, मिस्टर असलम, आपकी बेटी हुई है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल ही गए हो। यही हाल आलिया का भी था। कहने लगी, डॉक्टर ये आप क्या कह रही हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो कहने लगी कि उसका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हम पे तो जैसे क्यामत आ गई। आलिया के असलम की अम्मी की सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट के रोते देखा था। मैं खुद भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो कैसे गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ आलिया को। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गया। माँ बाप दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्ची नर्स के पास थी क्योंकि मैं तो इन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मी आई तो आलिया उनके गले लग के रोने लगी। ये खबर जब भाभी के मायके में गई तो उन पे भी क़यामत टूट पड़ी। बुरा वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां खत्म होके रह गई। भाभी की बेटी को आलिया संभालने लगी। वो चुप चुप सी हो गई। उसका सारा बचपना शुरू की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। भाई भी चुप चुप रहने लगे, बात ही नहीं करते थे। बात करते थे तो लगता था भी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता था। 4 महीने गुजर गए। मुझे लगता जैसे आलिया अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठी तो इशाल रोने लगती। वो असलम भाई की बेटी थी। वो इसे पकड़ के चुप करवाने लगी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसे करो, इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भारी होती रहती थी। कहने लगी, नहीं, आपसे चुप नहीं होगी। लेकिन मैं फिर भी उससे इशार को ले लेता और आलिया थोड़ी देर आराम करने लगती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और भाई ने दूसरी शादी कर ली। भाई की दूसरी बीवी भी अच्छी लड़की थी। उसने आते साथ ही भाई की और इशाल की जिम्मेदारी संभाली। और ऐसे में एक बार फिर मैं आलिया के करीब हुआ और अब वो भी जवान हो गई थी और ऐसे उसे भी समझ आ गई थी। अब वो मेरी कुर्बत को तरसती थी। फिर एक रात हम दोनों बहुत करीब आ गए और उस रात के बाद अब आलिया हर रोज मेरी कुर्बत चाहती है। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं।